Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this session of Nursing Foundations। और इसमें आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर पे चलिए बात करते हैं। नाउ व्हाट इज़ बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? ये फंडामेंटल्स का नर्सिंग फाउंडेशन 1 का टॉपिक है और वाइटल साइंस के अंदर ये टॉपिक आता है। तो वाइटल साइंस अगर हमें पढ़ने हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करना है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो बॉडी टेम्परेचर क्या है? हीट, हम जितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं और जितनी हीट डेली बेसिस पे लॉस होती है, उसको अगर हम माइनस कर दें, हीट प्रोड्यूस्ड माइनस हीट लॉस इज इक्वल्स टू बॉडी टेम्परेचर। तो क्या बोला मैंने बोला हीट प्रोड्यूस्ड माइनस हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू बॉडी टेम्परेचर। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैकेनिज़म्स चलते रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। हीट प्रोड्यूस भी होती रहती है, हीट लॉस भी होती रहती है, पर एक कोर बॉडी टेम्परेचर या एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि दोनों चीज़ें बैलेंस बना के चलती हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। तो एक बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमें दिन में बहुत सारी टाइम पे ऐसा लग रहा हो कि अरे मुझे बहुत ठंड लगी है, फिर लग रहा हो मुझे बहुत गर्मी लगी है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, एकदम से ड्रॉप या एकदम से राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मेजरमेंट की साइट्स कौन कौन सी हैं? बॉडी टेम्परेचर आप कौन कौन सी साइट से मेजर कर सकते हो? बताइए, कौन कौन सी साइट से आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो? ओरल, ओके, रेक्टल, व्हाट एल्स, एक्सिलरी, और क्या है? बहुत सारी साइट्स हैं। और क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, व्हाट एल्स, पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरीके से कुछ और साइट्स भी हैं जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल करते हो? यूजुअली वार्ड में आप ओरल टेम्परेचर चेक करते हो, आप एक्सिलरी चेक करते हो, कुछ कंडीशंस में आप रेक्टल बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो। नाउ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए ओरल एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक चीज़ ऐसी है जो ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने बोला एवरेज, एक हेल्दी इंडिविजुअल का ओरल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होना चाहिए एवरेज ओरल टेम्परेचर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है और किस तरीके से होता है? सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहता है, कांस्टेंट रहता है। और क्यों रहता है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है? बैलेंस बिटवीन हीट लॉस्ट एंड हीट प्रोड्यूस्ड। द सेम थिंग जो मैंने आपको समझाई थी, हीट प्रोड्यूस होना और हीट लॉस्ट होना, इनके बीच में एक जो बैलेंस बना रहता है उसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन या फिर थर्मो रेगुलेशन। ये किन चीज़ों पे निर्भर करता है? कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। कैसे होता है टेम्परेचर रेगुलेशन? न्यूरल एंड वैस्कुलर, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में। न्यूरल एंड वैस्कुलर, दूसरा है हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस कैसे कैसे होती है। थर्ड, वी विल टॉक अबाउट हीट लॉस, what all are the ways in which heat loss occurs. Skin, what role skin plays in thermoregulation. And last is behavioral control, हम कैसे अपनी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करके थर्मोरेगुलेशन मैनेज कर सकते हैं। चलिए, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूरल एंड वैस्कुलर कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी वेसल्स इन्वॉल्व हैं। What did I say? I said our nervous system and our blood vessels are involved in this mechanism.
व्हाट हैपन्स, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमें इतना पता है ना कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस का एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर लोब है, उसका काम है हीट लॉस को कंट्रोल करना। हीट लॉस नहीं होने देता है वो, एक्सेस हीट लॉस नहीं होने देता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि हीट लॉस ना हो, हीट कंजर्व हो, तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी काम करने लगता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का काम है हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। जब ज़रूरत होती है हीट प्रोड्यूस करने की या हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की, तब हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्शन में आता है और वो कहता है कि नहीं, अब मुझे हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए बात करें हीट लॉस मैकेनिज्म्स। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हीट लॉस होती है? बताइए, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हीट लॉस होती है? जैसे कि स्वेटिंग होने से हीट लॉस होती है ना। जैसे ही हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? हीट लॉस मैकेनिज्म हुआ। स्वेटिंग की वजह से हीट लॉस हो रही है। वेज़ोडाइलेशन, जैसे ही हमारी जो वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारा हीट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होता है और उसको हमें नॉर्मल में लाना होता है, तो हमारी बॉडी इस तरीके से काम करती है कि हमारी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जो मैंने बात करी ना, न्यूरल एंड वैस्कुलर सिस्टम, तो उस पे ही हम बात कर रहे हैं। एक तो हमने हाइपोथैलेमस समझा, दूसरा हमने समझा कि वेसल्स हमारी कैसे काम कर रही है। वेसल्स काम कर रही हैं वेज़ोडाइलेशन और वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करके। वेज़ोडाइलेशन का मतलब क्या हुआ? जो हमारी वेसल्स ऐसी थी वो थोड़ी सी डायलेट हो गई और ब्लड का फ्लो बढ़ गया, तो हीट लॉस होना शुरू हो गया और हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आना शुरू हो गया। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? इनहिबिशन ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन को ही इनहिबिट कर देने से हीट लॉस हो जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको समझ में आई, स्वेटिंग, वेज़ोडाइलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ हीट प्रोडक्शन। इन तीन चीज़ों से हीट लॉस मैकेनिज्म काम करता है। अगर हम बात करें कि हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी में वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा जो हीट है वो बॉडी में कंजर्व होता है, तो वेज़ोडाइलेशन का उल्टा क्या हुआ? वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। और क्या हुआ? हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, और क्या हुआ? शिवरिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनसे हमारी हीट कंजर्वेशन हो रही है। जब हमें ठंड लगती है, जब हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो उस समय वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। हमारी ब्लड वेसल्स जो डायलेटेड थी, अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो को कम कर देती हैं, जिससे हमारा जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी का जो हीट कंजर्वेशन है वो शुरू हो जाता है। मतलब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल आना, थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम बात करें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे। आपने देखा होगा जब हमें ठंड लगती है तो हम रिलैक्स होकर नहीं बैठे होते, हम ऐसे बैठे होते हैं ना, तो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी एक तरीके से हीट कंजर्वेशन में हेल्प करता है। एंड शिवरिंग डज हेल्प इन हीट कंजर्वेशन। शिवरिंग करने से बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिनसे हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने कही जिससे हम थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं वो क्या है? सेकेंड इज हीट प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म। सारी चीज़ मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बढ़ा हुआ है, तो हीट प्रोड्यूस होगी। मेटाबॉलिज्म कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। क्या बोला मैंने? अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज्ड है तो हीट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अगर मेटाबॉलिज्म कम है तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगा। समझ में आया आपको? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म कम है, हीट कम प्रोड्यूस होगी, हमें ठंड ज़्यादा लगेगी।
फाइन। अब अगर हम हीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हीट प्रोडक्शन कब कब होता है, किन किन सिचुएशंस में होता है? एट रेस्ट भी होता है, एट रेस्ट भी होता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स के टाइम पे होता है। अब मान लो अभी ठंड का मौसम है, आप एक जगह बैठे हो तो आपको और ज़्यादा ठंड लगती है। कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि अरे इस तरह सिकुड़ के बैठोगे तो और ठंड लगेगी, इसे हटाओ और उठ के थोड़ा सा एक्टिव हो, अपने आप ठंड भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि वॉलंटरी मूवमेंट्स करने से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी गर्मी में हीट पैदा होती है और हमें ठंड लगनी कम होती है। शिवरिंग, शिवरिंग करने से हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म भी होता है। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि रेस्ट, वॉलंटरी मूवमेंट्स, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग का क्या मतलब है। ओके, तो चलिए रेस्ट के बारे में हमें क्या बात करनी है? रेस्ट के बारे में हमें बात करनी है कि रेस्ट के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट भी तो कह सकते हैं ना। बीएमआर क्या है? एट रेस्ट जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है हमारा, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है हमारा कि बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया, ओके, और दूसरा है हमारा थायराइड ग्लैंड या हॉर्मोन्स, हमारे जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं। अब थायराइड हॉर्मोन्स अगर बढ़े हुए हैं तो हमारा बीएमआर भी बढ़ा हुआ होगा। अगर हमारे थायराइड हॉर्मोन्स डिक्रीज्ड हैं, नॉर्मल से कम हैं, तो हमारा बीएमआर भी कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ओके, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उनका बीएमआर ज़्यादा होता है। ओके, तो समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हम हीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि एट रेस्ट क्या होता है। तो एट रेस्ट हमारा जो बीएमआर है वो दो चीज़ों से अफेक्टेड होता है। हमारा थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज्ड है तो हमारा बीएमआर भी बढ़ा हुआ होगा, अगर वो कम है तो हमारा बीएमआर कम होगा। बात करते हैं सेकंड जो चीज़ है। रेस्ट के बाद हमने सेकंड क्या देखा? वॉलंटरी मूवमेंट्स देखे। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ? द सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाई है कि अगर आप एक जगह सिकुड़ के बैठे रहोगे तो आपको ठंड लगेगी, उठ के थोड़ा सा एक्टिव होगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, मूवमेंट करोगे तो आपका हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा शिवरिंग। यस, तो शिवरिंग में हमने क्या देखा? शिवरिंग में क्या होता है? हम कपकपाने लग जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी पे ऐसे ऐसे कांपने लग जाती है, दैट इज शिवरिंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर? हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, हम जो स्केलेटल मसल्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं और जिसकी वजह से शिवरिंग हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। लास्ट हमने देखा समथिंग विच इज नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग क्या है? नॉन शिवरिंग होता है नियोनेट्स में। देखो, नियोनेट्स तो शिवरिंग नहीं कर सकते ना, तो नियोनेट्स में क्या होता है? वैस्कुलर ब्राउन टिश्यू होता है जो कि बर्थ से प्रेजेंट होता है। व्हाट हैपन्स? वैस्कुलर ब्राउन टिश्यू विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन देम, और इसकी वजह से क्या होता है? ये यूज होता है हीट प्रोडक्शन में। ओके, समझ में आया हीट प्रोडक्शन? चलिए, अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हीट लॉस के बारे में। तो हीट लॉस कैसे होती है? बॉडी से हीट लॉस कैसे होती है? रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड डायफोरेसिस। फाइन। सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन का मतलब है कि जब एक चीज से दूसरी चीज पे हीट ट्रांसफर हो रही है पर दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, heat is transferred from surface of one object to the surface of second object, but both of these objects are not having any direct control. यहां से हीट यहां पे ट्रांसफर हो रही है पर दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। मान लो ये हाथ मेरा है और ये हाथ किसी और का है, मेरा हाथ ठंडा है, किसी और का हाथ गर्म है, तो मैं अगर ऐसे टच करूंगी तो मेरा हाथ भी गर्म हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये हीट ट्रांसफर हो रही है पर इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो ये रेडिएशन नहीं है। रेडिएशन में डायरेक्ट कांटेक्ट
नहीं होता है। फाइन। अब जैसे पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो रहा है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो रहा है मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हीट लॉस भी बढ़ेगा, हीट लॉस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ रहा है वैसे हीट लॉस भी बढ़ेगी। बॉडी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा उतना ज़्यादा रेडिएशन की वजह से हीट लॉस होगी। पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, जितना ज़्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा ब्लड कम फ्लो होगा पेरिफेरल एरियाज में, हीट लॉस उतना ही कम होगा। सो ये है रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट है कंडक्शन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन कंडक्शन? कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट इज हैपनिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, अगर दो हाथ हैं, एक ठंडा है एक गर्म है, तो दोनों आप टच करोगे तो दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से ट्रांसफर होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट के कंडक्टर हैं। टच किया और हीट कंडक्ट हो गई। किसी गर्म चीज़ को आपने छुआ तो आपने अपना हाथ पीछे हटाया, क्यों? क्योंकि वो गर्म चीज़ का टेम्परेचर आपके हाथ पे आ गया और आपको गर्म लगा, इसलिए अपना हाथ पीछे खींचा। दैट इज कंडक्शन। ओके, इस तरीके से हीट लॉस हो रही है। कन्वेक्शन। नाउ व्हाट इज कन्वेक्शन? ट्रांसफर ऑफ हीट अवे बाय एयर मूवमेंट। हवा जिस तरफ मूव कर रही है उससे दूसरी तरफ, उसके अवे, उससे अलग जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो हो रहा है। अब मान लो आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो, एकदम से एसी के बिल्कुल सामने आके खड़े होते हो या फैन के बिल्कुल सामने आके खड़े होते हो, कूलर के सामने खड़े होते हो। तो उस समय क्या हो रहा है, उस सामने से हवा आ रही है और हीट का ट्रांसफर पीछे की तरफ हो रहा है। सो ट्रांसफर ऑफ हीट अवे बाय एयर मूवमेंट इज कन्वेक्शन। देन कम्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, स्वेटिंग आनी शुरू हुई। स्वेटिंग आने से क्या हुआ, बॉडी पे स्वेट आ गया और यहाँ से जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो गया और जिसने बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर दिया। तो जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है। हमारी चाय क्यों ठंडी हो जाती है आजकल सर्दियों में बहुत जल्दी? इसीलिए हो जाती है ना, क्योंकि वो इवेपोरेशन की वजह से ठंडी हो जाती है। लिक्विड इज चेंज्ड टू गैस, कन्वर्टेड टू गैस एंड द टेम्परेचर कम्स डाउन। ऑन डेली बेसिस रोज हम 600 से 900 ml ऑफ जो हमारा लिक्विड है, बॉडी फ्लूइड है, वो लूज करते हैं थ्रू स्किन एंड लंग्स, इवेपोरेशन के फॉर्म में। स्किन से उड़ रहा है आपको दिख नहीं रहा, लंग से निकल रहा है हमारी सांस में, वो दिख नहीं रहा है, बट दिस मच अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वी आर लूजिंग ऑन डेली बेसिस। स्वेट प्रोडक्शन, स्वेट प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, अगेन आई टोल्ड यू, स्वेट प्रोडक्शन हुआ और इवेपोरेशन के थ्रू हमारा जो बॉडी टेम्परेचर था वो कम हो गया, हीट लॉस हो गई। ऐसे ही हम बात करें डायफोरेसिस के बारे में। डायफोरेसिस क्या है, जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, विजिबल पर्सपिरेशन होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, 1.5 से लेके कम से कम 2 लीटर तक बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सारे मैकेनिज्म है जिनसे हीट लॉस हो रही है। ओके, हम बात कर रहे हैं थर्मो रेगुलेशन के बारे में, जिसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने बात कर ली है न्यूरल एंड वैस्कुलर रेगुलेशन को लेके, हीट प्रोडक्शन को लेके, हीट प्रोडक्शन कैसे कैसे हो रही है, हीट प्रोडक्शन हो रही है एट रेस्ट, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट की वजह से, शिवरिंग की वजह से, नॉन शिवरिंग की वजह से। हीट लॉस हमने देख लिया, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवेपोरेशन, डायफोरेसिस। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन। स्किन कैसे काम कर रही है थर्मो रेगुलेशन में? सो स्किन काम कर रही है 3 तरीकों से, इंसुलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, द सेम थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंसुलेशन मतलब हमारा जो फैट टिश्यू है, सबक्यूटेनियस है हमारी जो लेयर है, और फैट टिश्यू वो क्या करके रखता है, वो हमारी बॉडी को इंसुलेट करके रखता है। बॉटल्स आती है ना गर्म पानी के लिए, इंसुलेटेड बॉटल्स, वही सेम चीज़ है। आप इंसुलेटेड बॉटल्स हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ लेयर्स हैं, उसमें आप गर्म लिक्विड डालोगे वो गर्म ही रहेगा। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। हमारी बॉडी को कुछ लेयर्स ने कवर किया हुआ है और उसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलेटेड है और स्किन से जो है हीट लॉस रुक रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेशन। फाइन, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन की हमने बात कर ली। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, ब्लड फ्लो कम हो गया जिसकी वजह से हीट लॉस कम हो गई। वेजो डायलेशन मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया और हीट लॉस भी इंक्रीज हो गया। फाइन, सो स्किन इज प्लेइंग अ
रोल इन थर्मोरेगुलेशन। लास्ट थिंग इज बिहेवियरल कंट्रोल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम हीट को रेगुलेट कर सकते हैं, थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं। कैसे? डिग्री ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर्स हैं वो कितने एक्सट्रीम है, ठीक है। मान लो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो एक रीज़न है। हम कितना सेंस कर पा रहे हैं अपना, हम कितने कंफर्टेबल हैं। देखो होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कम कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है ठंड से बचने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे लेयर्स डालने की ज़रूरत पड़ती है ठंड से बचने के लिए। तो वही चीज़ है कि आप कितना कंफर्टेबल हो या कितना अनकंफर्टेबल हो, वो आपका बिहेवियर है, आप किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज योर इमोशंस एंड थॉट्स। अगर आप मान लो बहुत ठंड है और आप आंखें बंद करके ये सोचने लग जाओ, थोड़ा सा इमेजिन करने लग जाओ कि अच्छा बहुत अच्छी सी धूप है, बहुत अच्छी सी गर्मी है, तो हमारे जो थॉट्स हैं, कहते हैं ना घर वाले बड़े लोग कहते हैं ना कि जितना सोचोगे उतना ठंड लगेगी। व्हाट इज दिस? दीज आर हर थॉट्स। हम जितना सोचते हैं उतना हमें ठंड लगती है। जितना ऐसा सोचते हैं कि अरे कोई ठंड नहीं है, उठ के हम थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, तो हमारे थॉट्स इस तरीके से असर डालते हैं। एंड हाउ मच वी आर एबल टू रिमूव एंड ऐड क्लोथ्स। हम कितने, अब मान लो कोई एल्डरली है जो कि इल है, वो अपने कपड़े खुद ऐड नहीं कर सकते हैं, खुद उठ के नहीं पहन सकते हैं, ये हमारा बिहेवियरल कंट्रोल है। बच्चा है छोटा, इन्फेंट है, द इन्फेंट कैन नॉट रिमूव और ऐड क्लोथ्स, तो ये है हमारी एबिलिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियरल कंट्रोल में आती हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आज हमने जो पढ़ा है दैट इज बॉडी टेम्परेचर और किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे और ज़्यादा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, और फीवर के बारे में, टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग द सेशन. Okay, so stay safe and keep learning.